तो आप लोग का जो केमिस्ट्री जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ था, केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों ने सबसे पहले कि केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने ये क्या पढ़ा था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संरचना, संघटन इस प्रकार की क्रिया करती है अन्य पदार्थ से। ये जो जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रसायन शास्त्र। मतलब क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संघटन, गुण तथा उनमें होने वाली क्या अभिक्रिया के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रसायन शास्त्र कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या कि हमारे परिवेश का मतलब क्या कि हमारे अगल बगल में जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं वह उनकी रचना क्या होती है, अलग अलग होता है, उनका गुण क्या होता है, अलग अलग होता है, उसका दूसरे तत्व या दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करने की क्या होती है, गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। इन सभी चीजों का जिस विज्ञान की शाखा में हम लोग पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि प्राचीन काल में रसायन विज्ञान को रस विद्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रस विद्या। क्योंकि बच्चों इसका रस विद्या कहने का मतलब क्या है, रस विद्या कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये सब जो इनका जो अभिक्रिया होता है अधिकांश का क्या होता है, द्रव के रूप में। किसके रूप में, द्रव। तो रस कैसा होता है, द्रव होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, रस विद्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कि रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन भागों में बांटा गया है, एक है अकार्बनिक जिसको इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, दूसरा क्या है कार्बनिक जिसको कार्बनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, फिर क्या है आपका भौतिक, है ना, फिर है आपका क्या विश्लेषणात्मक, और पांचवा क्या है जैव। ठीक है ना, तो इन सभी चीजों के पांचों के बारे में आप लोगों ने क्या था पीछे क्लास में पढ़ा था। इससे पहला चैप्टर पढ़ना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो पढ़ेंगे वो चैप्टर, थोड़ा सा आएगा, समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले क्या करें, थोड़ा सा रसायन शास्त्र के बारे में पढ़े कि हमारे पास क्या रसायन शास्त्र किसके कहते हैं, उसका जनक क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज जो पढ़िएगा बच्चों वो भी बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जो पदार्थ पढ़ते हैं, क्योंकि रसायन शास्त्र का परिभाषा क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, गुण, अभिक्रिया कैसे करेगा, इन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन। तो यहाँ पर किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, पदार्थ। और आप जान चुके हैं कि अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। क्लास 9th का चैप्टर है ये, पहला ही चैप्टर में पदार्थ वाला चैप्टर पढ़ना है, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा था ठोस, द्रव और क्या, उसी से थोड़ा सा झलक आज आप लोग को यहाँ पर, पूरा डिटेल्स तो नहीं पढ़ाएंगे लेकिन कुछ क्या करेंगे, झलक आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए झलक में थोड़ा सा, क्योंकि पूरा पिक्चर नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है, टेलर दिखाना है। हाँ, और उस टेलर को देख करके आपको माइंड में रिकॉल कर लीजिए कि क्या हमने वहां पर पढ़ा था। तो चलिए, कहता कि रसायन विज्ञान के मूल घटक कौन कौन सा है,
मूल घटक, और फिर पदार्थ भी पढ़ेंगे 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस पढ़ेंगे, वो भी पढ़ना है। तो सबसे पहले पदार्थ आखिरकार होता क्या है? तो क्लास 9 का याद कीजिए बच्चों, जब आप लोग को पढ़ाए थे तो पदार्थ क्या होता है, तो क्या बताए थे कि वैसा वस्तु जिसका क्या हो, आकार हो, जिसमें क्या हो, आकार हो, आयतन हो, हाँ, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें रोकने की क्षमता हो, यानी रुकावट पैदा करने की क्षमता, उसे क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थ कहते हैं। ये झलक पढ़ ली है। और इसी के आधार पर पदार्थ मुख्यतः कितने भागों में? 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस का परिभाषा क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस। जैसे मोबाइल है तो ये क्या है? ठोस है। कागज है, क्या है? ठोस है। ये पेन है, क्या है? ठोस है। आप, हम, क्या है? ठोस है। किताब, कॉपी, कलम, जितना भी बेंच, डेस्क, ये डिजिटल बोर्ड, ये सारे के सारे क्या है? ठोस है। क्यों? क्योंकि इसका आकार क्या है? निश्चित है। और आयतन भी क्या है इसका? आयतन का मतलब क्या है? कितना जगह यह क्या करता है? छेकता है। क्लियर है कि अपने आप बढ़ जाता है। ये डिजिटल बोर्ड है 75 इंची का, तो 76 इंची का बन गया अपने आप। ये पेन है, मान के चलिए एक 15 इंच का, तो क्या 15 इंच से 16 इंच अपने आप बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ठोस कहते हैं। मतलब क्या है? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। फिर आप लोग को उसमें क्लास 9 में पढ़ाए थे कि ठोस का गुण क्या है, तो आप लोग को कुछ बताते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसका पहला गुण तो यही है कि ये क्या होता है? आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, पहला बात। उसके बाद आप लोग को क्या बताए थे कि इसका द्रव्यमान, हाँ, क्या होता है? क्या होता है? इसका द्रव्यमान क्या होता है? ठोस का द्रव्यमान क्या होता है? अधिक होता है। आप एक बाल्टी पानी भर लीजिए और एक बाल्टी गिट्टी, कंकड़ कंकड़ डाल दीजिए या लोहा डाल दीजिए, कौन सा आपको बाबू भारी लगेगा? गिट्टी वाला या लोहा वाला? इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस का जो द्रव्यमान होता है, हाँ, वो क्या होता है? उच्च होता है, यानी अधिक। इसका आयतन भी क्या होता है? आयतन भी निश्चित होता है, और आयतन भी, इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। किसका? ठोस का। क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? द्रव्यमान बट्टा क्या? यही होता है। तो अब तो जान गए कि ठोस का द्रव्यमान क्या होता है? अधिक। अब बताते हैं कैसे। एक 50 केजी का वजनदार कोई पत्थर ले लीजिए, हाँ, या लोहा का हम लोग आता है ना 50 किलो तोलने के लिए, पहले आता था ना। तो 50 किलो का कितना बड़ा? इतना ही बड़ा होता होगा, इतना बड़ा होता था ना, इतना थोड़ा सा चौला। अब 50 किलो धान का बोरा ले लीजिए। धान का बोरा क्या होता है? जगह ज्यादा छेकता है, यानी ये इसका आयतन क्या है? अधिक है। इसका आयतन क्या है? और दोनों का तो द्रव्यमान उतना ही है ना, 50 केजी। तो 50 केजी में यदि इसका आयतन 2 है, इसका आयतन कितना है? 4, ज्यादा फैला हुआ है ना। तो हम घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान कितना? 50 बटा कितना? इसमें 2 से देंगे, और इसमें 50 बटा कितना? तो 50 में 2 से देंगे कितना? 25, और 50 में 4 से देंगे कितना? 12.5। इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। किसका? मतलब क्या है? ठोस का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। बोरा भी है, धान भी है, लेकिन इसका आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। तो जिसका आयतन बढ़ जाएगा, आयतन का मतलब क्या? जगह जो ज्यादा छेक लेगा उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम। और जिस जो कम जगह छेकेगा और द्रव्यमान क्या है? उतना ही है, तो उसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। उसके बाद बताए थे आप लोगों को कि इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि मोबाइल यदि एक जगह है तो वहीं पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ाए थे? कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसमें ऊर्ध्वपातन की गुण होती है, यानी क्या?
कि ठोस को जलाओ तो बिना द्रव में पिघले हुए सीधे किसमें बदल जाता है। जैसे बताए थे कि हम लोग के घरों में यूज होता है क्या, कपूर। कपूर को जलाते हैं ना, सीधे आप क्या कीजिए उसको जलाते तो वो सीधे किसमें बदल जाता है, गैस में। और भी है, नेप्थलीन है, शुष्क बर्फ है, नौसादर है ना। तो ये भी क्या है, तो बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, गुण होते हैं। दूसरा है बच्चों क्या, तत्व। तत्व क्या होता है, फिर यौगिक क्या होता है, और फिर मिश्रण क्या होता है। तो तत्व का भी परिभाषा बताए हैं आप लोग को क्या, कि पदार्थ का वह शुद्ध और सरलतम रूप जो क्या करता है, बताइए क्या रहता है। कहता है कि पदार्थ का वह शुद्ध और सरलतम रूप जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है कि नहीं लेता है, तत्वहीन भाग लेता है जी। तत्व लेता है, अणु लेता है, यौगिक लेता है, भाग लेता है कि नहीं लेता है। फिर है आपका क्या, यौगिक। फिर क्या है आपका यौगिक, यानी क्या, यौगिक कब बनेगा, जब दो या दो से अधिक तत्व या अणु किसके विचार से, भार के विचार से, किसके विचार से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नया पदार्थ बनाता, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। आप लोगों को क्लास में 9th में पढ़ाए थे, एक था क्या, पदार्थ की अनस्रवता का नियम। ध्यान दीजिए, पदार्थ की अनस्रवता का नियम पढ़ाए थे। और एक क्या पढ़ाए थे, जल्दी याद कीजिए, निश्चित अनुपात का नियम। क्या है, निश्चित अनुपात का नियम। तभी से ही बोल रहे थे दो। एक है क्या आपका, पदार्थ की क्या, अनस्रवता का नियम। अनस्रवता का नियम का मतलब क्या, कि जो रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर होगा परमाणु का संख्या, वही क्या होगा, दाईं ओर भी होगा। और ये पढ़ना है, इसी के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। और दूसरा था क्या, निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम का मतलब क्या, कि यदि कोई यौगिक बन रहा है तो उस यौगिक में कौन कौन सा तत्व भाग लिया है और उसकी मात्रा कितनी है, इसी को कहते क्या, निश्चित अनुपात का नियम। ये जो यौगिक जो बनता है ना बच्चों, ये बनता किससे, निश्चित अनुपात के नियम से। जैसे मान के चलिए H2O बना, तो H2O बना, ये यौगिक है। या H2SO4 बना, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल बना या जल बना, तो जल का परमाणु यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, एक। तो कई गो है, 2 है, तो 2 ग्राम हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। यहां पर भी हाइड्रोजन 2, सल्फर का कितना, 32। एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना, तो 2 कितना, एक तो कितना, 2 एक 2, 2 से कितना, 16, 2 से कितना। मतलब क्या, कि 1 ग्राम क्या लेंगे हम लोग, तो हमको क्या ग्राम लेना पड़ेगा, निश्चित है ना। इसमें ये नहीं कर सकते कि 2 ग्राम ले लिए हाइड्रोजन और 7 ग्राम ले लिए क्या, मतलब एगो को बढ़ा दिए एगो को, ऐसा संभव तब जल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वही यौगिक आता है, कि यौगिक क्या होता है, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नया पदार्थ का बनाता है, उसको क्या कहते हैं लोग, यौगिक। मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक या अणु, हाँ, कोई इसका कोई निश्चित अनुपात है ही नहीं मिला हुआ। जैसे मिट्टी, अब मिट्टी में कौन कौन सा कण है, कैसे पता चलेगा। वायु, अब आप कहिएगा सर वायु तो मिश्रण कैसे होगा, क्योंकि उसमें तो आपका कि निश्चित सबकी मात्रा निश्चित होती है, 78% नाइट्रोजन होता है, और 21% ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है ना। तो सबका जब मात्रा निश्चित है तो फिर सर ये यौगिक न होकर मिश्रण कैसे हो गया। तो बच्चों, इस वायुमंडल में धूल कण कितनी मात्रा में है ये कैसे ज्ञात होगा, क्योंकि धूल कण क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, वायु के वेग पर, यानी कि कितनी तेज हवा बह रही है।
तो जितनी तेज हवा बहेगी उतना हमारे वायुमंडल में क्या होगा, धूल कण की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका कोई निश्चित है, इसलिए वायु क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। तो चलिए बारी बारी से इन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग पढ़िए इसके बारे में। सबसे पहला क्या है, पदार्थ। कहता कि वैसा वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और जो रुकावट पैदा करे, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो आपके परिवेश में कौन कौन सा ऐसा वस्तु है जिसमें ये गुण पाया जाता है, तो बताइए, बोलिए। किताब है ना, कॉपी है, पेन है, नहीं है, जल है, नहीं है, जल भी पदार्थ है ना जी, नहीं है पदार्थ। जल रुकावट पैदा नहीं करती है, धारा की दिशा में जाते तो ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में जाते तो क्या करता है, हमको रोकने का काम करता है कि नहीं है। यानी कि आपके दिमाग में जो भी टोपी जो हम पहने हैं ना, टोपी भी लिख सकते हैं, पेन पेन तो लिखते ही है ना, मोबाइल, डिजिटल बोर्ड, पंखा, ट्यूब, सब में क्या है, सारा का सारा क्या है, ये पदार्थ। दुनिया का जितना भी आप वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना, वो सारा का सारा क्या है, पदार्थ है। क्लियर है। आगे है बच्चों तत्व। क्या है, तत्व। कहता कि पदार्थ का वह शुद्ध और सरलतम रूप, शुद्ध मतलब साफ, मतलब क्या, उसमें कोई भी अवांछनीय चीज नहीं है। कहता कि पदार्थ का वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तत्व कहते हैं। कहता है कि तत्व किसे कहते हैं, कहता है कि तत्व पदार्थ का वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो जिसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता। उसी को क्या कहते हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों, भौतिक और दोनों विधि से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, तत्व। या दूसरा परिभाषा, तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हो। कहता है कि तत्व किसे कहते हैं, कहता है कि तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जिसका निर्माण ही हुआ क्या, एक ही प्रकार के परमाणुओं से। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया क्या, परमाणु। अब परमाणु क्या होता है, ये भी हमको क्या करना है, समझना है। चलिए समझेंगे। तो तत्व में जैसे हो गया, आज जितना भी पीरियोडिक टेबल में आप तत्व का नाम याद करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये विभिन्न प्रकार है। कुल कितने हैं अभी तक, 118 तत्व का क्या हो चुका है बच्चों, खोज हो चुका। कुल कितना, 118 को तत्व का खोज हो चुका है, जिसमें से कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं और कुछ मानव निर्मित तत्व होते हैं, जिनको प्रयोगशाला में क्या किया गया है, बनाया। तो प्राकृतिक तत्व कितने हैं कुल, 92। कितना है, 92, ठीक है ना, जिसमें से धातु है, अधातु है, अक्रिय गैस है, हाँ, मान के चलिए कि उत्कृष्ट गैस, जिसको अक्रिय गैस को ही उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैस। उसके बाद क्या, क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा है। तो इन सभी चीजों का भी क्या करेंगे हम लोग, अध्ययन करेंगे। लेकिन कौन सा चैप्टर में, पदार्थों के वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 5 में। यहां पर थोड़ा जानकारी देते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, ये तत्व है बच्चों जो आपके लिए इंपोर्टेंट है।
जिनको आपको क्या करना है, कम से कम याद करना। क्या करना है? कम से कम याद करना। जैसे आप इसमें से 4 चीज याद कीजिए, कम से कम कितना चीज? 4 चीज। 5वां चीज आपको निकालने आना चाहिए, वो है संयोजकता। ठीक है ना, वो सिखाएंगे कि कैसे संयोजकता निकाला जाता है। एक है बच्चों क्या, सबसे पहले परमाणु संख्या, जिसको जेड से सूचित करते हैं। किसे? तत्व का नाम। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है। प्रत्येक का प्रतीक संकेत, प्रतीक का मतलब क्या? हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरोन का B, कार्बन का। द्रव्यमान संख्या, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का। एक्चुअल में ये हम अप्रोक्स वैल्यू लिए हुए हैं। ये क्या लिए हुए हैं? यानी लगभग। क्या लिए हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका द्रव्यमान जो है ना वो दशमलव में भी आता है, लेकिन हम ये लिए क्या? लगभग वैल्यू। उसी तरह और भी तत्व है जिसमें है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। ये जितने भी तत्व है ना बच्चों, इन सभी को आपको क्या करना चाहिए? याद कर लेना चाहिए, तब जाकर के आपको केमिस्ट्री में समझ में आएगा। और नहीं याद कीजिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। एगो गाना है ना, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, तो ऐसा ही नहीं ये होगा, ऐसा ही ये नहीं होगा कि आप लोग याद नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना, ये कुछ तत्व के नाम है जिनको आपको याद करना है। अगला क्या है बच्चों? परमाणु। क्या है कि आखिरकार परमाणु किसे कहते हैं? तो कहता कि किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले, क्या करे? भाग ले, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। कहता परमाणु को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। समझिए परमाणु क्या कहता है। कहता है कि परमाणु किसे कहता है? किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण, अंतिम मतलब सबसे छोटा से, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु। और परमाणु को क्या है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है बच्चों क्या? नाभिक, और दूसरा क्या? ये आप लोगों को क्लास 9th में भी बताया गया था कि नाभिक किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये परमाणु भी विभाजित है, ऐसा नहीं है यही सूक्ष्मतम कण है। परमाणु भी, यही तो डाल्टन साहब बोले थे ना कि परमाणु क्या होगा? विभाजित नहीं होगा, होता है। ठीक है ना, किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये बटा हुआ है। कौन? परमाणु बटा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? तो नाभिक जो होता है ना बच्चों, वो परमाणु का सबसे अंदरूनी भाग, अंदरूनी का मतलब क्या? अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। और अंदरूनी भाग के बाद, ये नाभिक के बाद जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कक्षा। क्या कहते हैं? ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, ये जो बटा है परमाणु का, जो 3 मौलिक कण है, पूछेगा कि परमाणु के मौलिक कण का नाम बताइए, तो क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मौलिक कण का मतलब क्या? कि परमाणु जो है ना, इसी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, इसलिए उसको मौलिक कण कहा जाता। यानी परमाणु भी क्या होता है? विभाजित होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और। क्लियर? ठीक। अब यहां से सवाल उठता है कि सर आप तो बोल दिए कि नाभिक मतलब क्या? परमाणु 2 भागों में बटा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता कहां पर है? 3 चीज ही है, 3 ही चीज परमाणु में क्या होता है? उपस्थित होता है। और वो 3 चीज कहां पर उपस्थित होगा? नाभिक या कक्षा में। नाभिक या, तो कहां पर क्या रहेगा? तो समझिएगा कि नाभिक में जो होता है वो केवल और क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और
प्रोटॉन और, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ उपस्थित होता है? कक्षा। कितना, कहां पर आता है? क्लियर है? कोई पूछेगा कि नाभिक में क्या उपस्थित होता है तो क्या बोलेंगे? प्रोटॉन और। अभी बताएंगे कि क्यों उपस्थित होता है, क्या रीजन है। अब देखिए नाभिक क्या है। कहता परमाणु के केंद्रीय भाग को, केंद्रीय मतलब अंदरूनी भाग, केंद्र का मतलब क्या? पूरा बीचों, हाँ सेंटर जिसको कहते हैं। तो कहता है कि परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कहता है इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। घनत्व का मतलब क्या? अभी जस्ट बताया ना, घनत्व का फॉर्मूला क्या बनता है? द्रव्यमान बटा आयतन। यानी क्या कि सारा का सारा द्रव्यमान कहां पर होगा? कहां पर? नाभिक में ही होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कहां उपस्थित होता है, तो क्या बोलेंगे? नाभिक में। कहां पर? नाभिक में। कहता कि नाभिक के व्यास को फर्मी, फर्मी में मापा जाता है। और एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15। अब 10⁻⁻15 को क्या पढ़ते हैं? क्लास 9 के फिजिक्स में पढ़ाए थे। जल्दी बोलिए। माइक्रो, माइक्रो के बाद क्या? नैनो, नैनो के बाद क्या? तो क्या पढ़ा जाता है? यानी ये इसका व्यास है, त्रिज्या नहीं है। व्यास मतलब क्या? यदि ये नाभिक है, मान के चलिए ये, तो यहां से लेके यहां तक का जो ये व्यास है वो कितना है? 10⁻⁻15। तो क्या ये हमको नग्न आंखों से दिखाई देगा? नग्न आंखों से देख सकते हैं, इसलिए परमाणु हमें दिखाई नहीं देता है। कहता है इसमें प्रोटॉन एवं क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इसमें क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहता है कि प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। क्या है प्रोटॉन? एक, यानी प्रोटॉन जो है ना धन है। क्या है? धन। जबकि न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, यानी इस पर कोई आवेश, आवेश का मतलब क्या? चार्ज। जैसे हम लोग बैटरी में 2 चार्ज होता है ना, एगो प्लस एगो होता है ना, तो उसी तरह इसमें प्रोटॉन पर तो प्लस चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है ही नहीं। कहता कि परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 99.94% से अधिक भाग नाभिक में ही उपस्थित होता है। इसलिए बताया, अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताए थे ना आप लोग को कि कोई भी पूछेगा कि किसी भी परमाणु का, कि परमाणु द्रव्यमान कहां उपस्थित होता है? नाभिक में। कोई बोल देगा कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कहां उपस्थित होता है? नाभिक में। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कहां उपस्थित होता है? नाभिक में। समझ रहे हैं ना? तो जितने भी परमाणु हैं उन सभी का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका लगभग कितना? 99.94 से भी अधिक कहां पर उपस्थित होता है? नाभिक में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता ही लगभग 0 के बराबर होता है। वह लगभग किसके बराबर? 0 के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना? लगभग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। 1/1800, 1 बटा कितना? 1800 कितना? 38। 1 बटा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश द्रव्यमान होता है वो 1/1800 कितना? 38। यानी क्या? 1 में 1838 से भाग दीजिए तो लगभग 0.0000 समथिंग 0 आए, कुछ आएगा। तो हम लोग तो क्या दशमलव के 3 अंक तक वैल्यू को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद के वैल्यू को क्या लेते हैं? किसी भी दशमलव के भाग में या वर्गमूल में आप लोग जब बनाते हैं तो देखते हैं कितना अंक तक निकालते हैं? दशमलव के 3 अंक बाद, उसके बाद आप क्या करते हैं? निकालना छोड़ देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे है बच्चों क्या? कक्षा। क्या है? कहता कि नाभिक के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कहता कि इस भाग में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? तो परमाणु का 3 ही तो मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, तो 2 को तो उपस्थित हो गया कहां पर? नाभिक में। तो एक एक बात बचा, तो झुंझुना कहां बचाएगा?
कक्षा ही में ही झुनझुना बजाएगा। इसका भी रीजन है, क्यों? क्योंकि ये जो जो साझा करता, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा या साझा करेगा, समझेगा? तो साझा कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। वो अपने को पुराने के लिए, 8 लेने के लिए या 8 किसी को देने के लिए, या कहेगा नहीं साझा कर ले, तू भी पुरा ले, हम भी पुरा ले। इसी के आधार पर तो बनता है क्या? बंधन बनता है, रासायनिक बंधन। पढ़ना 2 प्रकार का होता है, एक आयनिक बंधन होता है, दूसरा सहसंयोजक बंधन होता है। वो भी पढ़ना, क्लास 9th में भी ऐसे हम पढ़ाए हुए हैं, समझेगा? कहता कि उपस्थित होता है, कहता यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक ऋण आवेशित कण है। कितने है? क्या है? कक्षा मुक्त कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? क्यों? क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी भी कितना है? 7 है। पिछले दिन बता दिए थे कि उदग्र को वर्ग कहते हैं, क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। तो क्षैतिज वाला कई गो है? 7 गो। उदग्र वाला कई गो है? टोटल 18 गो। इसलिए 18 गो वर्ग है और 7 गो क्या है? आवर्त है। क्लियर है? अब ये ध्यान रखना कि किस आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये भी ध्यान रखना आपको। अब कहता कि किस आवर्त में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है। कहता कि प्रत्येक कक्षा में अवस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? जहां जो ये n है ना, ये n है क्या? कक्षा की क्या संख्या है। अब कैसे है तो समझिएगा। आपका जो परमाणु जो 2 भाग में बटा था, ठीक है ना, ये है नाभिक। इसको कहते क्या? नाभिक, जिसमें प्रोटॉन प्लस क्या रहता है? न्यूट्रॉन। और ये इसका नाभिक का क्या? बाहरी भाग है। इसको क्या कहते हैं? कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। क्लियर है? ये परमाणु का भाग है। ये क्या है? परमाणु का मुक्त कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन? नाभिक और, ठीक है, नाभिक तो स्थिर है, सेंटर में है। नाभिक क्या है? सेंटर में है। अब क्या करना है हमको? किसके बारे में पढ़ना है? तो बताया कि अभी जस्ट कि कक्षा क्या होता है? नाभिक के बाह्यतम का बाहरी भाग में होता है। और कक्षा कुल कितने होती है? 7। कक्षा क्या होता है? कक्षा में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उसके क्या होता है? चारों ओर परिभ्रमण, उस परिधि पर परिभ्रमण करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक ऋण आवेशित कण होता है। अब यहां से एराइज क्वेश्चन होता है कि 7 को तो कक्षा बोल दिए सर, अब किस कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होगी? उसके लिए अभी जस्ट बताया क्या फॉर्मूला? 2n²। n का मतलब क्या? कक्षा की संख्या। जैसे देखिए फिगर से समझिएगा, जैसे फिगर बाद में पहले, तो कक्षा कौन कौन सा होता है ये समझिए। कक्षा जो होता है ना बच्चों, 7 होता है। कक्षा कितना होता है? 7। शुरू कहां से होता है? उड़ गया। यानी के का मतलब क्या? कि n के लिए इसका के पहला कक्षा। n बराबर कितना? 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 n बराबर कितना बच्चों? क्लियर है ना? तो जैसे हमको के कक्षा में निकालना है, इसमें के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। फॉर्मूला क्या था बच्चों? तो अब आप देख रहे हैं ना कि के लिए n कितना लेना है? के लिए n कितना लेना है? 1। यानी क्या? 2 n के जगह कितना? i²। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 बराबर कितना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। फिर L,
2n², यानी 2 गुना n के जगह कितना 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना कितना ALM, 2 गुना 3 का 2 गुना 3 का कितना 9, 9 दुना 2 गुना 2 गुना कितना M P और Q, ठीक है ना, M K L M N O P Q, ठीक है। चलिए सबका निकाल देते हैं। देखिए ये सब जब तक आपको जानकारी नहीं होगा तब तक आपको केमिस्ट्री में समझने में क्या होगा बाबू, दिक्कत होगा। 2n², 2 गुना 5 का कितना 50, 2 गुना 6 का स्क्वायर, 2 गुना 36 72, 2 गुना 2n², 2 गुना 7 का स्क्वायर, 2 गुना 7 कितना, यानी जो अंतिम कक्षा होगा ना उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, उससे ज्यादा। अबे सर ये क्या बनाया हमको नहीं पता था, अभी बना देते हैं, देखो समझो। इसमें दिखाइए क्या नाभिक, जिसमें क्या P+1 2 3 4 5 6 और क्या ये आपका की L M N O और क्लियर है, के में कई गो 2 गो, इलेक्ट्रॉन को हमेशा डॉट से दिखाया, तो चलिए 2 गो डॉट दिखा दीजिए, दिखा दिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें L में कितना 1 2 3 4 5 6 7 1 8, चलिए। और उसके बाद M में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1। इसी प्रकार से क्या किया जाता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन को क्या दर्शाया, तो आप लोग इसको दर्शा लीजिएगा कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहां से एक चीज बनता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बनता है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या बच्चों कि आपके पास जो ऊर्जा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऊर्जा है, ऊर्जा का ही ना स्थानांतरण एक से दूसरे में होगा या दूसरे से पहले में होगा, इसलिए ना इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चन उठेगा कि सर कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आखिरकार बाहरी कक्षा में क्यों रहता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है क्या है ऊर्जा है, तो ऊर्जा या किसी को दे सकता है या ऊर्जा किसी से ले सकता है या साझा कर सकता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या रहता है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में क्या रहता है उपस्थित होता है, कौन इलेक्ट्रॉन, कौन सा रहता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऊर्जा है तो प्रत्येक कक्षा की अपनी अपनी ऊर्जा है, क्या है क्यों, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है, तो इसके पास दुइये को, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो इसके पास ऊर्जा क्या होगा कम होगा कि ज्यादा होगा, और इसके पास क्या है 8 गो है ना, एल के पास क्या है, तो इसके पास ऊर्जा का भंडार क्या हुआ बढ़ा के कम हुआ। एम की बात करें तो 18 गो, एन की बात करें कितना 32 गो, ओ की बात करें कितना 50, फिर 72, फिर
ऊर्जा की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। बढ़ेगी ना, तब बढ़ेगी तो उसको सजाएंगे ना। तो इसी ऊर्जा को जो शब्द सजाते हैं तो वो किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ये तो अभी कक्षा था, अभी डायरेक्ट इसको थोड़ी सजा देंगे। अभी इसमें भी एक चीज है जिसको उपकक्षा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, उपकक्षा। तो उपकक्षा किसे कहते हैं, तो कक्षा के अंदर ही, कक्षा के अंदर ही एक कक्ष होता है जिसको क्या कहते हैं, उपकक्षा। और उपकक्षा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के। चलिए समझते हैं कि क्या है उपकक्षा। कहता कि उपकक्षा, कहता कक्षा के अंदर ही एक अन्य कक्ष भी होता है जिसे क्या कहते हैं, उपकक्षा कहते हैं। और उपकक्षा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4। कौन कौन, एस, पी, डी और इसी उपकक्षा के आधार पर पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। कितने ब्लॉकों में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और 4 भागों में क्यों बांटा गया है, इसका भी रीजन बताएंगे। कौन सा चैप्टर में बच्चों, 5वां चैप्टर में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ टेलर दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, अब जो ये जो आपका उपकक्षा है, उपकक्षा है ना, अब इसमें न्यूनतम इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, और क्या होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, मतलब क्या कि इस भाई साहब का क्षमता कितना है, कम से कम रखने का और अधिक से, मान के जैसे के पढ़े, के कक्षा पढ़े तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, क्या उसमें 3 दे सकते हैं, है उसका कैपेसिटी। तो उसी तरह ये जो एस उपकक्षा जो है, SPDF, तो सबका अपना अपना क्या है, क्षमता है। अभी इसी क्लास में बहुत सारे बच्चे जो है क्या कि जिसको एक बार पढ़ाते क्या है वो तो गेन कर लेता है। कितना भोथरा है, भोथरी सब है, नहीं देखते हैं कि कितना बार भी पढ़ाते रहो फिर भी उसको समझ में, अभी तो जी में जी मिलाते जाएगी, तो लोग में भी जी में जी मिला, जी सर जी सर जी सर। अब बाद में पूछेंगे हम फीडबैक लेने के लिए कि तुमको कितना याद है, तो तारा गिनने लगता है ऊपर की तरफ, पंखा गिनने लगता है कि कितना पंखा में ब्लेड है, कितनी स्पीड से चल रही है। तो बाबू ये तो संभव है। तो यही है भाई साहब का है, कहता कि हमको कितना, तुम हम में कितनी क्षमता है। औकात से बेसी जाएंगे तो घर में क्या होगा, कला हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए सबका अपना अपना क्या होता है, लिमिट होता है। तो चलिए एस उपकक्षा की बात करते हैं। तो इसमें एक कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अधिक से अधिक, पी में कम से कम 1, अधिक से अधिक, डी में कम से कम 1, अधिक से अधिक, और एफ में कम से कम 1, अधिक से अधिक। कितना मतलब, यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। ठीक है ना, तो आज यहीं तक रहने देंगे, कल पहले सुनेंगे आप लोगों से, ठीक है ना। और कल जो पढ़ करके नहीं आएगा तो उसको हम आरती, थोड़ा सा फूल पानी हाँ चढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग भगवान है ना मेरे, पैसा देने वाले भगवान है ना आप लोग। हम पढ़ाते हैं, आप लोग पैसा देते तो मेरे लिए भगवान न हुए। तो उस भगवान को थोड़ा सा जो है ना, हाँ सेवा भी करना चाहिए समय समय पर, ठीक है। तो अच्छा से थोड़ा सा ध्यान से कर अपना सेवा कराने के लिए आइएगा, हाँ खा पी करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब की जानकारी हो जाएगी तब जाकर के आपको केमिस्ट्री में कुछ समझ में आएगा।